नमस्कार, मैं विजय पाल पिजिट हिस्ट्री अपने नई वीडियो के साथ जीके सीरीज़ का हिस्ट्री पार्ट थर्ड हम कर रहे हैं। इससे पहले हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट यानी कि मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत की जो प्रमुख घटनाएँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली हमारी जो प्रमुख घटना है वो है यूरोपियन शक्तियों का भारत में आना, अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स। इसमें 4 शक्तियां हैं। वास्को डी गामा के साथ ही शुरुआत हो जाती है पुर्तगालियों की 1498 में। दूसरी जो शक्ति है डच है जो 1602 में भारत में आते हैं और तीसरी है अंग्रेज। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599 में हो चुकी थी, लेकिन भारत में इसने अपना जो व्यापार है 1613 से शुरू किया था। और चौथी जो यूरोपियन शक्ति है वो है फ्रांसीसी, जो सबसे बाद में आते हैं, वो है 1664। दूसरा जो पॉइंट है हमें जो इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है 18वीं सदी का समय, 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया, द पीरियड ऑफ रीजनल पावर्स यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों का काल। बट मुग़ल काल जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था उसका अंत हो गया, या ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे ये पतन की ओर जाता है और उसकी जगह पे कई नए क्षेत्रीय राज्य उभर के आते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हैदराबाद, अवध, बंगाल, जाट, मराठा, सिख, मैसूर, राजपूत और यूरोपीय शक्तियाँ। जो चारों यूरोपीय शक्तियाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये सभी जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं ये सभी इस पूरे शताब्दी में अपने आप को शक्तिशाली बनाने और दूसरों को कमज़ोर करने में लगी रहती हैं और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी को हरा करके ना भारत में अपना शासन शुरू करती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्तिशाली बनना। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को पावरफुल बनाती है, इसके शुरुआत होती है कर्नाटक के युद्धों से जो 1744 से 1763 के बीच में होते हैं, जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़े जाते हैं और अंततः इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है और दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी एक पावरफुल शक्ति के रूप में उभरती है। दक्षिण के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल प्रांत पे फोकस करती है और वहाँ पे 2 लड़ाइयों के बाद प्लासी 1757 में और बक्सर 1764 में भारतीय राजाओं को हराने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी कि उस समय का जो बंगाल प्रोविंस है, इसमें आज के बंगाल और आज का बांग्लादेश प्लस आज का उड़ीसा और बिहार, ये क्षेत्र शामिल थे। इन सब पर अधिकार हो जाता है 1764 के बाद। अगली जो शक्ति है जिसको अंग्रेज हराते हैं वो दक्षिण की शक्ति है मैसूर, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान हैं। 1767 से लेकर 1799 के बीच में 4 युद्ध होते हैं और अंततः मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। अगली जो बड़ी शक्ति है जिसको कहा जाता है कि जो मराठा हैं या मुग़ल हैं, उनके इनको एक वंशज के तौर पे या कह सकते हैं उत्तराधिकारी के तौर पे इनको माना गया था, लेकिन 1775 से 1818 के बीच 3 युद्धों में एक के बाद एक करके न सभी मराठा शक्तियों को अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया जाता है और अंततः मराठों का भी पतन हो जाता है। आखिरी जो बड़ी शक्ति जो बचती है वो है सिख, जो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली शक्ति बन चुकी थी, लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 2 लड़ाइयाँ होती हैं 1845 और 1849 और इन दोनों में सिखों को हरा करके ना पंजाब पर मुग़लों का अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। लास्ट जो बड़ी शक्ति जो अंग्रेज़ ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाते हैं वो है अवध। हालांकि अवध पर शुरू से ही सहायक संधि थोप दी गई थी और कभी अवध ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। 4th जो स्टेप है वो है 1857 की क्रांति, भारतीय इतिहास का एक गोल्डन फेज कह सकते हैं, जिसमें जब भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की। इसमें हमें इस क्रांति की घटनाएं, इसके कारण, घटनाएं, परिणाम और क्यों भारतीय इसमें असफल हो गए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें
बनाने हैं। फिफ्थ जो टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना है वो है किसानों, जनजातियों और दूसरे प्रकार के विद्रोह। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसको विद्रोह बोला है और 1857 की क्रांति को भी उन्होंने विद्रोह ही माना है। इसमें हमें देखना है कि 18वीं और 19वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक, जब तक ब्रिटिश साम्राज्य रहता है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध या ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किस किस प्रकार के विद्रोह होते रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। जब यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का शोषण शुरू हो जाता है, या ये कह लीजिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य जब अपने पावर पे होता है, तो भारतीय पढ़े लिखे थे, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा था या ब्रिटिश साहित्य को या यूरोपियन साहित्य को पढ़ा था, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक भारतीयों में जो अपनी कमियां हैं, चाहे वो समाज में हो चाहे धर्म में हो, जब तक उनको सुधारा नहीं जाएगा तब तक भारतीय जागरूक नहीं हो सकते और एक नहीं हो सकते, भारतीयों में एकता की फीलिंग्स नहीं आ सकती। इसलिए बहुत से समाज सुधारकों ने कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के द्वारा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन के द्वारा, हेनरी विलियम डेरोजी ने यंग बंगाल के द्वारा और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए। अगला जो पॉइंट है वो है अंग्रेज़ों के अधीन प्रशासन और नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज़ अंडर द ब्रिटिश रूल। इस पीरियड को, पूरे ब्रिटिश पीरियड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक 1857 से पहले, एक 1857 के बाद। 1773 से लेकर 1857 तक अनेक कानून बनाए गए जो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि उसमें सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद के पास में थी। लेकिन 1857 में सत्ता है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चलेगी, क्वीन के अधीन चलेगी, और उसके बाद जितने भी कानून बने हैं 1857 से लेकर 1947 तक, वो ब्रिटिश सरकार के कानून के नाम से जाने जाते हैं, जो अंततः 1947 तक चलते रहते हैं। अगला जो स्टेप है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता का आंदोलन। इसमें कांग्रेस की स्थापना के बारे में, जो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के एक कॉलेज में होती है। इसके समय 1885 से लेकर 1947 तक का जो समय है ये एक जैसा नहीं है, इसमें अलग अलग तरह की नीतियों को अपनाया गया है। जैसे पहला जो चरण है उसको उदारवादी युग के नाम से बोला गया है। उदारवादी युग का मतलब हो गया है जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीक़ों से अपनी मांगे रखते हैं। लेकिन लगभग 20 साल तक इन नीतियों को देखने के बाद भारतीयों को लगा कि उनसे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि मांगने से भीख नहीं मिलती है तो अधिकार कहाँ से मिलेंगे। तो कुछ भारतीय हैं जिनको लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपने नीतियों में बदलाव करते हुए 1905 से 1919 के बीच में उग्रवादी रुख अपनाया। उग्रवादी हालांकि आज टेररिस्ट को वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ उग्रवादी का मतलब है जिसके विचारों में उग्रता हो। तीसरा चरण है जो 1919 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। इसको महात्मा गांधी का युग भी कह सकते हैं या आम जनता के आंदोलनों का युग भी कह सकते हैं, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन चलाए। इसमें पहला है असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चलता है। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1931 से 34 तक चलता है, इसको डांडी मार्च आंदोलन भी बोल सकते हैं। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 से 45 के बीच में चलता है। और अंततः इन्हीं आंदोलनों के द्वारा और दूसरे भी नेता हैं उनके द्वारा उनके प्रयासों से हमें भारत में आज़ादी मिलती है। तो ये थे भारतीय इतिहास के अलग अलग महत्वपूर्ण चरण, ताकि हम सीक्वेंस में पूरे को समझ सकें। और अब स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट से हम क्वेश्चंस बनाने हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। और हमारा ये 2 वीडियोस में ये पूरा इंडियन हिस्ट्री के सारे स्टेप्स क्लियर करने का पीछे लॉजिक भी यही है, ताकि हम हिस्ट्री को समझ सकें, ना कि रट्टा लगाएं। अगर रट्टे लगाएंगे तो कभी भी नहीं इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।